Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So, as we are discussing the end of bipolarity, in this chapter we are done with several topics. Till shock therapy we are done. Now we are on the consequences of the shock therapy. जो पूरा इकोनॉमिक ट्रांजिशन पीरियड यहाँ पर ट्रांजिशन फेज चल रहा था हमारे यूएसएसआर में या उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसके बारे में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं. शॉक थेरेपी. व्हाट वाज शॉक थेरेपी? लेट अस रिकॉल. शॉक थेरेपी बेसिकली पूरा का पूरा जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल था उसको चेंज करने का एक पूरा प्रोसीजर, उसको हमने शॉक थेरेपी बोला. जब हम इकोनॉमिक मॉडल को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द शॉक थेरेपी देयर कि वहाँ पर किस किस तरीके की अप्रोच यूज़ की गई थी. जैसे हमने पढ़ा था एफडीआई के बारे में. देन वी टॉक्ड अबाउट फ्री ट्रेड कि फ्री ट्रेड किया गया था, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. आफ्टर दिस वी टॉक्ड अबाउट द करेंसी कन्वर्जन कि उनकी जो करेंसी रूबल करेंसी थी उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था. देन फंडिंग उन्होंने ली थी वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से. इकोनॉमिक मॉडल चेंज किया, ओनरशिप की, प्राइवेटाइजेशन किया, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स दिए, प्राइवेट फार्मिंग के राइट्स दिए. देन प्राइवेट फार्मिंग के बाद हमने बात की थी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन भी उन लोगों ने चेंज किया. और यूएस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एज पर द इंटरेस्ट ऑफ यूएस, तो यूएस के अकॉर्डिंग वहाँ पर उन लोगों ने अपने बहुत सारे टाई अप जो उनके थे वो सब ब्रेक डाउन किए थे, जो कि एरिस्टवाइल सोवियत यूनियन के अंडर आते थे. राइट. अब ये सब ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सब हम यहाँ पर बोल तो रहे हैं कि वी आर गोइंग टू चेंज द इकोनॉमिक मॉडल एंड वी आर गोइंग टू गिव अ गुड फैसिलिटी और वी आर गोइंग टू गिव अ गुड कंट्री और नेशन टू द पब्लिक. बट अगेन ये कितना सक्सेसफुल था उसके बारे में बात करेंगे. कंसिक्वेंसेज, बेसिकली कंसिक्वेंसेज मीन्स योर रिजल्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स हियर कि शॉक थेरेपी के कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट द जनरल रिजल्ट्स. एज वी नो कि कंसिक्वेंसेज की जब हम इंटरनेशनल टाइमलाइन में बात करते हैं तो कंसिक्वेंसेज हमारे होते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल. राइट. तो हमारे पास कुछ पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज होंगे, कुछ इकोनॉमिक रिजल्ट्स होंगे इन सब एक्टिविटीज़ के, और कुछ सोशल रिजल्ट्स होंगे. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज ओनली कि इकोनॉमिक क्या थे, पॉलिटिकल क्या थे और सोशल क्या थे. इफ़ वी टॉक अबाउट देम प्रिसाइजली तो वी विल टॉक हियर कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं. तो पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी वीक है. क्यों वीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारा यूएसएसआर तो हुआ है डिसइंटीग्रेट, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद जितनी भी न्यूली बॉर्न कंट्रीज़ हैं वो सब इन्फ्लुएंस हैं किससे? वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से, क्योंकि उनको चाहिए मनी, इकोनॉमी चाहिए. तो ऑब्वियस है कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ दोनों ही आपको कब पैसा देंगे? ऑब्वियस है कि जब आप उनकी कंडीशंस को मानते हैं. एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द यूएसए. तो यूएसए के थ्रू अगर वो रेगुलेटेड है तो ऑब्वियस है कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का सिर्फ नाम है, और जो रियल किंग है वो कौन है? वो आपका यूएस है. और यूएस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉलिसीज़ बना रहा है, और यूएसएसआर को या इरेस्ट वाइल यूएसएसआर को अभी वो बता रहा है दैट हाउ दे हैव टू टेक द लीड, वो किस तरीके से अब आगे काम करें. राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएसएसआर में हुआ क्या था कि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जब कोल्ड वॉर के बाद चेंज हो रही थी, इसको हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में चेंज कर रहे थे, तो कुछ कंसिक्वेंसेस थे. अभी देखो, हमने बात की प्राइवेटाइजेशन की लास्ट अपनी शॉक थेरेपी में. अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि प्राइवेटाइजेशन के टाइम पर हमें एकदम से तो हमने ये नहीं सोचा कि इकोनॉमिक मॉडल हम चेंज कर रहे हैं और विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन हम उसको पूरा का पूरा चेंज कर दें या उसको बिल्कुल ही हम एक नया लुक दे दें. तो थिंग्स विल टेक टाइम तो लेंगी चीज़ें. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें टाइम लेने का उनको वी कैन से कि एक अप्रोप्रिएट समय दिया ही नहीं जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट सेल लगाई जाती है. मार्केट सेल इन सेंस वी कैन से मार्केट सेल लगाई जाती है, और इस मार्केट सेल को बोला जाता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी फार्म्स हैं, उन सबको बेचा जा रहा है. जो अभी तक सारी की सारी प्रॉपर्टी स्टेट के कंट्रोल में थी, अब उसको प्राइवेट करना है. और प्राइवेट करना है तो ऑब्वियस है कि हर किसी से पूछा जाएगा, नीलामी लगाई जाएगी, और वी कैन से कि ऑक्शन वॉज देयर, ऑक्शन विल टुक प्लेस. तो वो ऑक्शन जो लग रही थी तो उसमें सेल जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारा होलसेल अमाउंट होता है, या फिर हमें किसी पूरे के पूरे अपने स्टोर को खाली करना है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम सेल लगाते हैं चीज़ों की. तो सेम वॉज हैपनिंग ओवर देयर ऑल्सो.
यहाँ पर इस सेल को हमने अपनी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में लार्जेस्ट गैरेज सेल भी बोला है, लार्जेस्ट गैराज सेल, राइट। तो हमने ये भी बोला है, इसको क्यों बोला है, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेल इस तरीके की लगी नहीं है आज तक। और अगर इस तरीके की सेल लगी नहीं है तो इस सेल में था क्या, इस सेल में बेसिकली ये था कि बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको होल सेल प्राइस में, या हम कह सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में उनको बेचा जा रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है कि आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल बोला गया है हिस्ट्री में। जितनी भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ थी उन सबको अंडर वैल्यू किया गया, राइट। अंडर वैल्यू क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर अब ऑब्वियस है कि सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको हमें बेचना है, और बेचना है तो उनको डी वैल्यू किया जाएगा, तभी तो वो अच्छे टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं लेस टाइम पे और अच्छे अमाउंट में वो बिक जाएगी। क्लियर। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। हम यहाँ पर बेसिकली अगर शॉक थेरेपी के सबसे पहले कंसिक्वेंस की बात करें तो शॉक थेरेपी हमारा 1990 में होता है, और 1990 में शॉक थेरेपी के बाद हमने ये देखा, ये ऑब्ज़र्व किया कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिज़ास्टर था। इकोनॉमिक डिज़ास्टर क्यों था, क्योंकि पूरे इंटायर रीजन के जितने भी लोग हैं वो सब इस डिज़ास्टर को झेल रहे थे। और इसका हमें सबसे पहले ऐसे पता चलता है कि जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को चेंज कर रहे थे कैपिटलिस्ट में, तो कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे, और उस प्रॉमिस के बेसिस पर लोगों ने एक इमेजिनरी थॉट बना ली थी, या हम कह सकते हैं उनकी एक इमेजिनेशन थी कि हम यूटोपिया सिटी बनाएंगे। यूटोपिया बेसिकली क्या होता है, यूटोपिया एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है जहाँ पर हर चीज़ आइडियल होती है, परफेक्ट होती है। तो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर हम सोशलिस्ट नेचर छोड़कर कैपिटलिज्म अपना रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और हम यूटोपिया मतलब एक बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। क्लियर। तो ये जो परफेक्ट सिचुएशन थी, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन ऐसा हुआ नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हुई। एक्सपेक्टेशन पूरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा का पूरा आपका जो इकोनॉमी था वो कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक कोलैप्स कैसे हुआ, इकोनॉमिक कोलैप्स पहले तो वही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ड्राइव करती हैं सेल के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की सेल के लिए। 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी उन सबको सेल में लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये पहले आपकी जो सोशल हैंड, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट के हैंड में, स्टेट इसको रेगुलेट करता था। और अभी क्या ज़रूरत है, अभी हमें सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट बनना है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो स्टेट होल्ड था उसको हटाना है और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी सारी वी कैन से कि काफ़ी सारी सेल लगाई गई। 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ को सेल में लगाया गया, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि जो ये सेल पर काफ़ी सारी हमने मार्केट लगाई हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडस्ट्री बहुत बुरा रिजल्ट दे रही थी या हर एक इंडस्ट्री घाटे में थी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी रही होंगी जो कि घाटे में नहीं है, अच्छी चल रही हैं, लेकिन इस सेल की वजह से उनको भी डी वैल्यू किया गया। वो जितना भी टर्नओवर दे रही थी उससे उसकी प्राइस को कम आंका गया, कम माना गया। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर बहुत सारी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हमें ये पता चलता है कि जब ये मार्केट सेल ओपन की गई थी तो इस सेल को ओपन किया गया नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, या हम कह सकते हैं आम जनता के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी, और उनको वाउचर्स दिए गए कि आप जो चाहें आप वो खरीद सकते हैं कुछ डिस्काउंट्स पे, या मतलब उनके लिए कुछ लुभावने ऑफ़र रखे गए। तो जब वो ऑफ़र रखे गए तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि लोगों को मिलने लगे वाउचर्स। वाउचर्स मतलब कूपन कार्ड काइंड ऑफ। तो वाउचर्स जब उनको मिले तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन वाउचर्स को भी मिसयूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से, कि उनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। क्योंकि फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम गेटिंग अ वाउचर और मेरे को अगर कोई सामान खरीदना है तो ऑब्वियस है कि अगर मैं उस वाउचर को ही ब्लैक मार्केटिंग कर दूँ, मैं उस वाउचर को, इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओनिंग दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो मैं क्या करूँगी, मैं वाउचर तो ले लूँगी लेकिन वाउचर को ही मैं ब्लैक में बेच दूँ किसी को, राइट। तो वहाँ से मैं कमीशन गेन कर सकती हूँ। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। यहाँ पर यही चीज़ें हो रही थी कि वाउचर्स पार्टिसिपेट जो कर रहे थे ये ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे थे। अब ऑब्वियस है ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो आपकी लिक्विडिटी है, मनी का फ्लो है, वो कहीं ना कहीं होल्ड हो जाता है पूरी इकोनॉमी में। आफ्टर दिस हम पहले भी पिछले टॉपिक में भी पढ़ के आए कि करेंसी को कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि आपकी जो करेंसी है उसको डी वैल्यू किया जा रहा है, रूबल को।
रूबल जो है उसको, रूबल इज़ द रशियन करेंसी, इसको डिक्लाइन किया गया और या फिर हम कह सकते हैं डीवैल्यू किया गया, इसकी वैल्यू को घटा दिया गया। वैल्यू घटाएंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर महंगाई आएगी, राइट। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इसको इकोनॉमिक डिज़ास्टर बोला गया। आफ्टर दिस यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन जिन लोगों ने किया था या जो लोग उसका कलेक्टिव फार्म जिनके पास थे, अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको फूड सिक्योरिटी तो मिली नहीं है। पहले क्या था, सोशलिस्ट अप्रोच में फूड सिक्योरिटी वॉज देयर, लेकिन कैपिटलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेट मनी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो ऑब्वियस है कि आपकी फूड सिक्योरिटी की जो इंश्योरेंस थी, या हम कह सकते हैं जो एश्योर किया था आपकी गवर्नमेंट ने, वो उसका कोई रिलायबिलिटी नहीं रहती है, कोई आंसरेबिलिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए अब तक जो रशिया सेल्फ रिलायंट था, अब उसको फूड इंपोर्ट कराने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट फार्म हो गए हैं। अब प्राइवेट फार्म ओनर्स जो हैं उनको जितना प्रॉफिट लगेगा वो उसी अकॉर्डिंग से अपने सामान को बेचेंगे, राइट। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। तो रियल जीडीपी जो है वो भी काफ़ी कम हुआ रशिया का 1999 में, और जितना वो 1989 में था। तो कंपेयर जब किया गया तो 1989 के कंपेरेटिव 1999 का जीडीपी आपका कम रहा। और हम बात करें यहाँ पर रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी बेसिकली वो होता है जहाँ पर हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, इन्फ्लेशन को डिडक्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज योर रियल जीडीपी। आफ्टर दिस जितने भी ये ओल्ड सिस्टम थे सोशल वेलफेयर के, इन सब को डिस्ट्रॉय किया गया, ख़त्म किया गया। डिस्ट्रॉय करने के बाद इन सब की वजह से क्या होता है कि सब्सिडीज़ जो थी उनको पुश किया गया लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। और ये सब जितने भी जैसे अगर मान लो हमने सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू जब हम पहले किसी को सब्सिडाइज कर रहे थे, अब हमने उनकी सब्सिडी को हटा दिया। सब्सिडी हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि पॉवर्टी आएगी, तो वो पॉवर्टी लोगों को झेलनी पड़ रही थी। तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट थे, बहुत ड्रामेटिक और बहुत बुरे इफेक्ट थे हमारे जो शॉक थेरेपी हैं उसकी। आफ्टर दिस ये सब देखते हुए अब देखो, जब एक प्रॉब्लम आती है ना तो प्रॉब्लम अपने साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आती है। एंड हियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ये जो कि आगे जन्म देगी अलग अलग प्रॉब्लम्स को। जैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी देगी, आपकी सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ाएगी, उसके बाद आपके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बढ़ावा देगी, राइट। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सब कुछ एक साथ लेकर आती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि माफिया, आपने सुना होगा रशियन माफिया के बारे में। रशियन माफिया इज़ अ वेरी रिनाउंस्ड टर्म, और जो माफिया वाली फील्ड में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है वो रशियन माफिया है। सो बेसिकली जब हम माफिया की बात कर रहे हैं तो माफिया बहुत सारी कंट्रीज से इमर्ज होकर आता है। इन सब जो ये 15 इंडिपेंडेंट कंट्री अभी भी बनी है यूएसएसआर से, यहाँ से आपको माफिया भी देखने को मिलता है जो कि कंट्रोल कर रहा है बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, राइट। अब यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ को लेकर आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। आफ्टर दिस जो अपने पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया पूरा का पूरा डिवाइडेड था 2 रीजन्स में, एक तो रिच वाला रीजन, एक पुअर वाला। क्योंकि जिनके पास स्टेक होल्डर्स जो थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, वो ऑब्वियस है कि अब उनके लिए क्या हो रहा है, उनका जो वो गैप है वो इंक्रीज होगा। रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअरर, राइट। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। अब यहाँ पर बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा गैप आया है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है रशिया में। मिल हर जगह रही है बट रशिया में स्पेसिफिकली। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, लेकिन यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह देखने को नहीं मिल रही है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कोई सेम अटेंशन नहीं मिल रही है, कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही है कि हम किसी तरह की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके। ये हो रहा है। अब देखो, अब दूसरी बात, अभी हमने बात की कि ये सारी की सारी चीज़ें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से इन्फ्लुएंस्ड थी, जिनको बैक कर रहा था कौन, जिनको बैक कर रहा था आपका यूएसए। तो ऑब्वियस है कि इस टाइम पीरियड में, अब हम जैसे चाइना की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी भी बहुत टाइम पहले ऐसी थी कि उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई थी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन उसके रिफॉर्म्स या वो ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों बन गई, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी स्टेट ही चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये आउटर सोर्स पर डिपेंडेंट है। तो जो आउटर सोर्स होगा, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएसए है या अदर कंट्रीज़ हैं, वो सब अपना प्रॉफिट पहले देखेंगी।
तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इसी वजह से जब ये अपना पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इन लोगों ने बहुत ही जल्दबाजी में अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है, उसको काफ़ी पावर दी गई, और पावर देने की वजह से, वाइडेस्ट पॉसिबल पावर देने की वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्टेड पार्लियामेंट जो होता है वो वीक पड़ गया। इलेक्टेड पार्लियामेंट जब वीक होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो मोनोपोली है वो बढ़ जाती है प्रेसिडेंट की, राइट। तो प्रेसिडेंट की पावर्स को ज़्यादा दे दिया गया, या उनके हिस्से में ज़्यादा पावर आ गई। तो उन पावर की वजह से हमने काफ़ी सारे ऑथोरिटेटिव नेचर वाली कंट्रीज़ भी इनमें से देखी है। जो 15 कंट्री थी, इनमें से हमने ऑथोरिटेटिव नेचर देखा प्रेसिडेंट का। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान हमारे पास है, उज़्बेकिस्तान है, जहाँ पर इन लोगों ने पावर पहले 10 साल के लिए ली, लेकिन फिर अगले 10 साल के लिए भी इन्होंने उसको एक्सपैंड कर लिया। क्यों? क्योंकि इनॉर्मस पावर है यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास, तो इसीलिए उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट देयर। तो ऑब्वियस है कि वो जिस तरीके से चाहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं रशिया में कितने लंबे टाइम पीरियड तक पुतिन जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्यों हो रही हैं? ये उसी वीक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की वजह से है, राइट। तो डेमोक्रेसी मतलब बना भी रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं रही है। आफ्टर दिस दे अलाउड नो डिस्टेंट और ओपोजिशन। अब यहाँ पर ऑब्वियस है, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ओपोजिशन है, एंड वी यूज़ टू से कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको पूरा करता है ओपोजिशन, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है उसके लूप होल्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपको कौन बताएगा? उस पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? ऑब्वियस है कि ओपोजिशन रखेगा। दिस इज द टास्क ऑफ द ओपोजिशन, टू लुक आफ्टर द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी, टू लुक आफ्टर द डूइंग्स, और वी कैन से वेलबींग, किस तरह की वेलबींग के लिए वो काम कर रहे हैं लोगों की या नहीं कर रहे हैं, कोई करप्शन तो नहीं है, कोई मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी ओपोजिशन देखती है। तो यहाँ पर ओपोजिशन का मेन काम यही रहता है। सो बेसिकली क्या हो रहा था? बेसिकली यहाँ पर हम ओपोजिशन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ओपोजिशन वीक है या उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ओपोजिशन के पास अपना कोई से ही नहीं है। अब ओपोजिशन के पास से नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि अपने आप ही पार्लियामेंट वीक पड़ता चला जाएगा। तो दैट वाज देयर। जुडिशियल कल्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब भी अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में एस्टेब्लिश हुए ही नहीं थे। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लैक ऑफ जुडिशरी वॉज ऑल्सो देयर। तो जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो नहीं है, जिसकी वजह से लोग जस्टिस नहीं ले पा रहे हैं, या जस्टिस सीख करने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही हैं, देन सोशल प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही हैं। एंड इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है, जैसे रशिया है, रशिया की इकोनॉमी रिवाइव होना स्टार्ट होती है 2000 में। रशिया की इकोनॉमी 2000 में, मतलब अराउंड 10 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, आपके कोल्ड वॉर ख़त्म होने के 10 साल बाद रशिया की इकोनॉमी रिवाइव होना स्टार्ट होती है। अब रिवाइव भी क्यों होगी? ऑब्वियस है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न रहेंगे। रिवाइव ऐसे ही नहीं हो सकती है। तो रीज़न क्या क्या थे? रीज़न बेसिकली इकोनॉमी को रिवाइव करने के थे कि इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया जो इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से? एक्सपोर्ट की वजह से ये रिवाइव कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ये इनके लिए बहुत बड़ी रे ऑफ होप है कि जहाँ से हम रिवाइव कर सकते हैं वो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली जैसे हम देखें ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, इन सब का ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, और इनकम जनरेट करने के बाद अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, राइट। आफ्टर दिस जैसे हम अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सबको देखें तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑयल और गैस प्रोडक्शन होती है। तो दे आर, वी कैन से, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस, राइट। तो मेजर प्रोड्यूसर हैं। अब ऑयल और गैस के मेजर प्रोड्यूसर हैं तो ऑब्वियस है कि जैसे मान लो रशिया है, तो रशिया अगर कहीं पर, लेट अस लुक इनटू द मैप, सी, अगर हम रशिया मैप की बात करें तो मैप में हमें पता चल रहा है कि मान लो पाइपलाइन हमें बिछानी है, कहाँ से? उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान से फॉर इंस्टेंस रशिया तक लेकर जानी है या फिर ईस्टर्न कंट्रीज़ में लेकर जानी है, तो ऑब्वियस है कि उन पाइपलाइंस को हम हवा में तो नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पाइपलाइंस तो हमें लैंड के थ्रू ही भेजनी पड़ेंगी। तो जिन जिन कंट्री से पाइपलाइन जाएंगी और जिनको ये अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से इनको रेंट भी मिलेगा, प्लस इनका जो मेन सोर्स है वहाँ से इनको पैसा भी जनरेट होगा। क्लियर? जैसे फॉर इंस्टेंस कि इनको एस्टोनिया में भेजना है कोई नेचुरल रिसोर्स, तो एस्टोनिया में भेजने के लिए इनको बीच में से काफ़ी सारी कंट्रीज से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। दिस इज़ उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान से एस्टोनिया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू इनको जाना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं यहाँ से। तो इनको बीच में रेंट भी मिलेगा पाइपलाइन का, राइट। तो दैट वाज देयर ट्रेडिशनल सप्लायर भी हमारे लिए, इंडिया के लिए भी रहा है रशिया, राइट। तो रशिया की अगर पाइपलाइंस इंडिया में आ रही हैं तो बीच में जितने भी कंट्री हैं वहाँ से भी इनको रेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है पाइपलाइन का। इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इनके पास इकोनॉमिक गेन आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है, ऐसे ऐसे इनकी इकोनॉमी भी रिवाइव होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइंस के थ्रू या फिर अक्रॉस टेरिटरी दे गेट रेंट एंड सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रीस्टार्टेड। तो काफ़ी सारी जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे क्रूड ऑयल से और अलग अलग तरह के ऑयल बनाना, वो सब चीज़ें भी इन्होंने शुरू किया, जिससे कि इनकी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। मतलब दे आर लुकिंग आफ्टर दी मेन सोर्सेज ऑफ इनकम टू जनरेट इनकम, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट इनका हमें आउटपुट देखने को मिला आफ्टर 10 years ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। 10 साल बाद, करीब 10 साल बाद इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है इनकी सॉर्ट आउट होना शुरू हुई। वो भी कब हुई? जब इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद इनको ये सब चीज़ें मिली, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम शॉक थेरेपी को एक तो सबसे बड़ा डिज़ास्टर मान रहे हैं, इकोनॉमिक डिज़ास्टर मान रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। और जब प्रॉब्लम्स फेस की तो उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इकोनॉमी अब भी रिवाइव नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम वीक है, प्रेसिडेंट को पावर ज़्यादा दी हुई हैं, लिबर्टी होने की वजह से वो अपना खुद का, जैसे पर्सन स्पेसिफिक जो है वो अपने बारे में सोच रहा है रादर देन द कंट्री, राइट। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। इकोनॉमी रिवाइव कर रही है 10 साल बाद, अराउंड इन 2000। एंड लेट अस रिकॉल द कंसिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। कंसिक्वेंसेज अगर हम देखें शॉक थेरेपी के, तो वी कम टू नो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहाँ पर आई थी। कंसिक्वेंसेज ये थे, एक बहुत बड़ी सेल लगा दी गई, जीडीपी डाउन गया, फूड क्राइसिस आए जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। जो लोग थे उन लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। जैसे इन्फ्लेशन आया, तो इन्फ्लेशन के टाइम पर फॉर इंस्टेंस किसी कॉमन मैन के पास 1 लाख 10 लाख की कुछ सेविंग है, तो वो सब उसकी वैनिश आउट हो गई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। रशियन करेंसी को डीवैल्यू किया गया। मार्केट फोर्सेस जो हैं अभी वो उनको सेल के लिए अप्रोच कर रही हैं, या हम कह सकते हैं फोर्स कर रही हैं, सेल सप्लाई बढ़ा रही हैं चीज़ों की। इंडस्ट्रीज़ को डीवैल्यू किया गया। जितनी भी अगर मान लो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं, उनको भी डीवैल्यू किया गया। दिस वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ शॉक थेरेपी, कि एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोनों को सेम स्केल पर मीज़र किया जा रहा है। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। आफ्टर दिस यहाँ पर सिटीजन्स के लिए जब इन सब वाउचर्स वगैरह इनको दिए गए, तो उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, माफिया आपका इमर्ज होकर आया, और जो पुअर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मिडिल क्लास माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं कंट्री से। तो दैट वर द कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। ये सारे के सारे हमारी शॉक थेरेपी को बनाते हैं, आफ्टर कंसिक्वेंसेज को बनाते हैं। आफ्टर दिस इट लेड टू द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन एंड नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। अभी हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। आफ्टर दिस पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। पावर रिलेशन ऑब्वियस है कि चेंज होंगे। जितने भी आपकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके बेसिस पर ही आपको काम करना पड़ेगा। यूएस सोल सुपर पावर बनकर उस टाइम पर इमर्ज होकर आया था सबके सामने, जो कि डोमिनेट कर रहा था, जिसका रोल मैंने अभी आपको बताया कि वो अपना खुद का प्रॉफिट ऑब्वियस है कि देखेगा, क्योंकि जितने भी जैसे वर्ल्ड बैंक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस एंड यूएस वाज रेगुलेटिंग देम। आफ्टर दिस यूएस सोल पावर बन रहा है। देन एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन इंटरनेशनल सिस्टम सो मैनी न्यू प्लेयर्स। काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी आज के टाइम पर भी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 2023, देन स्टिल देयर आर सर्टेन कंट्रीज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम हु वर एरिस्टवाइल पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन।
एंड इन सब में रशिया के लिए भी बहुत आसान नहीं था ये सब चीज़ें, क्योंकि कहीं पर सिविल वॉर हो रहे हैं, कहीं पर आपस में कंट्रीज़ की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, कहीं पर हमें टेरिटरी के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर हमें ये देखने को मिलेगा कि यूएस जो है वो डोमिनेट करेगा। तो वो सब चीज़ें हम टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड देन वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट countries. Right, so for today this is all. Thank you so much for watching this video. Stay tuned.